एक बेवा औरत थी जिसके साथ खूबसूरत बेटियां थी। उसका बेटा कोई भी नहीं था। उस बूढ़ी औरत के साथ वो बेटियां ही बहुत नेक थी। उस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी माँ की बड़ी 4 बेटियां हामला हो गई। और हैरत की बात तो ये थी कि उन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ ये गलत हरकत किसने की है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि उन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों में से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वो सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। उन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है? उस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला कि अम्मा, आप बताइए आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही है? आप परेशानी बताइए ताकि हम उसका हल कर सके। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है मैं वो सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले में ही बता सकूंगी क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल कोई मसला न हो जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह उससे कहता है कि अम्मा, अब बताइए कि आपकी परेशानी क्या है। वो बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया है। वो बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर को वफात पाए अरसा गुजर चुका है। मेरे 7 बेटियां हैं। मैं अमीर लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ। और उन अमीर घरों में से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी से मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार है। वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती है और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती है। मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ और डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई है, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने मुकाला किया है और ये बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। अम्मा, मैं नहीं जानती कि बच्चा किसका है। मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बदकारी नहीं की है। मैं कभी किसी के घर अकेली बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। मेरी प्यारी अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने उस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। वो बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगी। ऐ बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूरी के उस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। उसके 2 महीने बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी ये बेटी भी प्रेग्नेंट है। और डॉक्टर की बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं रोने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई आता नहीं है और मेरी बेटियां बाहर जाती नहीं है। मैंने अपना वाकया अल्लाह पर छोड़ दिया कि ऐ अल्लाह, मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी भी प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद मेरी चौथी बेटी भी 14 साल की थी, वो भी प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे घर में हो क्या रहा है। उस दुखी माँ का ये वाकया सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि ये कैसा वाकया सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है कि बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। ऐ बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़े। बादशाह सलामत की पूरी कहानी सुनकर वो कहने लगा कि अम्मा, तुम अब आ रही हो जब तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त ये बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ ये सब नहीं होता। लेकिन जो तुम जैसे गरीब लोग होते हैं, वो लोगों की बदनामियों के डर से ये जहर पी लेते हैं और फिर यही जहर तुम्हें अंदर से काटता रहता है।
जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर तुम लोग जाकर बताते हो कि ये मसला हो गया है। वो बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा अब तुम घर जाओ, अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। वो बूढ़ी औरत वहां से खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहां से भाग गई। बादशाह अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वो पूछता है कि ऐसी कौन सी बात बताकर गई है वो बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुलेगा तो हम उसको सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला, ऐ बादशाह सलामत बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत उस वजीर को सारा वाकया बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और उस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि उस बेवा औरत की 4 बेटियों को उस दरिंदे ने हमला कर दिया है। उस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी उसकी हमला है। उस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि उस बूढ़ी औरत के घर आता कौन है। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि बादशाह सलामत मेरे मन में एक तरकीब आई है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बादशाह कहता है कि फिर जल्दी बताओ कि कौन सी तरकीब है। वजीर बताते हैं और बादशाह सलामत को भी तरकीब पसंद आती है। उसके बाद वो वजीर एक बकरी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ऐ वजीर आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वजीर ने कहा कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आई है उस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत ने कहा कि आपके हाथ में ये जो बकरी है आप इसका क्या करोगे। वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर जाकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर उस दरिंदे को खिलाएंगे, बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके उसको देखते रहना, तो पता चल जाएगा कि वो दरिंदा है कौन। उसके बाद वजीर उस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर उस बकरी को बांध देता है और फिर छुपकर उस घर से बाहर चला जाता है। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है। बादशाह वजीर से कहता है कि वजीर तुमने उस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला कि जी बादशाह सलामत, मैंने उस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम करके आया हूँ। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वो शख्स घर की छत पर आकर और छत में से वो सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो एकदम बकरी चिल्लाने लगी और आधी रात को बकरी की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे उन लोगों को जब बकरी की आवाज़ सुनाई थी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और बकरी को बांधने का मकसद उस छत पर यही था कि उस घर में जो कोई भी शख्स आएगा बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाही चौकन्ने हो जाएंगे। अब जब वो शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया और बकरी के बोलने से और बाकी उन बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वो पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वो 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि उस आदमी को कोई पहचान न सके। जब उन सिपाहियों ने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरानगी के साथ देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी हमारे साथ ऐसा करेगा। उसके बाद वो सिपाही उस बूढ़ी औरत को कहते हैं कि अब आप बेफिक्र होकर सो जाएं। आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वो आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। बादशाह सलामत के पास वो बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी आ जाती है। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वो मुजरिम, बादशाह सलामत और वजीर, वो बूढ़ी औरत, उसकी 7 बेटियां वहां पर मौजूद थी। बादशाह सलामत उन सिपाहियों से कहता है कि आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जब उसके चेहरे से नकाब हटा दिया तो बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूकती है और कहती है कि ऐ दरिंदे इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों की जैसी है। इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकतें की है। जो चाचा होता है वो बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए?
बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते, तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें गैरत नहीं आई। चाचा की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी भतीजियों का ख्याल करता, उनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम चाचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी वो शख्स कहने लगा कि ऐ बादशाह सलामत, मैं लड़कियों का चचा हूं, ये हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रहें तो अच्छा है। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ आता है और वो बताता है कि बादशाह, हम 2 भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था, क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुई, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझ में से कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा हो गई। उसके बाद मेरा भाई वफात पा गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी बड़ी जवान हुई तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल उस पर आने लगा, मेरी नीयत खराब होने लगी। उनकी शादियां नहीं हो रही थी, खूबसूरत भी थी, और जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। उसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिसे सूंघने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह ही तब से मैं वो जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से सहन में आ जाता और भाभी और उसकी बेटियों को वो जड़ी बूटियां सुंघा देता, और उनको सूंघने के बाद वो 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी, और जिसके साथ मैंने बदकारी करनी होती थी उसके साथ मैं कर लेता था, और फिर उसको उसी हालत में छोड़ देता था जैसे उसको पता ही ना हो। उसको वैसे ही कपड़े पहना देता और उसके बाद फिर मैं घर वापस आ जाता। और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ हुआ क्या है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं उस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि ये बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने उस वक्त बकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तो बदकारी की तरफ था। उसके बाद वो शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है। बादशाह सलामत वजीर को इशारा करता है। वजीर अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा पड़ जाता है। इस तरह उस दरिंदे शख्स, उस जालिम चचा को सजा मिल जाती है। बादशाह सलामत उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि अम्मा, अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियां, उनको इस दुख से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन मेरा यह वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को मैं वो खुशियां दिलवाऊंगा जिनकी ये हकदार है। फिर बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही, जो कि बहुत ही समझदार और सुलझे हुए होते हैं, उन 4 सिपाहियों से उन 4 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा माल दौलत पैसा भी देता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत रोकर बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह सलामत कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाए। तो ये थी एक इंसाफ पसंद बादशाह की कहानी और एक ऐसे दरिंदे चाचा की कहानी, जो चाचा एक बाप की तरह होता है। इस कहानी से एक सबक भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी पर किसी तरह का कोई भी जुर्म हो रहा है, कोई भी मजलूम है, तो उसको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वो शख्स कमजोर रहेगा और बाकी दुनिया वालों के डर से खामोश रहेगा तो दुनिया उसको नोच कर खा जाएगी।